हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजीटी कॉमर्स क्लासेस। हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं यूनिट 6 जो कि है हमारा आखिरी यूनिट और नाम है इस यूनिट का रिसोर्स मोबिलाइजेशन। बेटा रिसोर्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मैन, मटेरियल, ये सब आपके रिसोर्स है और इन रिसोर्स को लाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स की ज़रूरत है और वो है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। काफ़ी बच्चों को यहाँ पर टर्म्स कुछ कुछ कंफ्यूजिंग लगती है। एंजल इन्वेस्टर, आईपीओ, राइट इश्यू, बहुत सारे टर्म्स आते हैं इसके अंदर, तो कंफ्यूजन रहता है। लेकिन हम आपको एक एक करके सब समझाएंगे, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है और पूरा चैप्टर आपका फेवरेट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन। एंजल इन्वेस्टर पे जाने से पहले आप लोग पहले ये समझे, दो तरह के मार्केट होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? ये फर्स्ट टाइम मार्केट बोलते हैं, फर्स्ट फ्रेश इशू मार्केट। फ्रेश, ताजी ताजी, फर्स्ट टाइम अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किए, आईपीओ निकाला है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल यानी कि फर्स्ट टाइम, इनिशियली पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। क्या ऑफर करेंगे? शेयर्स, कि भाई हमारे कंपनी के शेयर्स आप लोग खरीदें जिससे आप कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो बीजीटी कॉमर्स क्लासेस को अगर मुझे एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो मुझे बीजीटी कॉमर्स क्लासेस के शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो अगर मैंने आपको शेयर बेचे तो आप शेयर होल्डर कहलाते हो और आप कंपनी के बन जाते हो मालिक। अगर आपने 1% शेयर्स खरीदे बीजीटी के तो आप 1% बीजीटी के मालिक हो। अगर आपने 5% शेयर्स खरीदे तो आप 5% के मालिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आईपीओ की जब हम बात करते हैं तो वो आता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियली फर्स्ट टाइम आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे हो। तो यहां पर जो ट्रांजैक्शन है ना बेटा, वो किसके बीच में है? कंपनी टू इन्वेस्टर। एज अ कंपनी, एज अ बीजीटी कंपनी हमने शेयर्स इशू किए और एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो यहां पर पैसा किसके पास आया? कंपनी के पास। और शेयर्स किसको अलॉट हुए? इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिले। तो यहां पर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग्स हुई है और ये फर्स्ट टाइम कंपनी ने शेयर इशू किया। अब बेटा आप लोगों ने शेयर्स परचेस कर लिए। अब आपने क्यों परचेस किया? आपका रीज़न क्या था शेयर्स खरीदने का? है ना? हमारा तो रीज़न है, देखो हमने क्यों शेयर्स बेचे आपको? क्योंकि हमें पैसा चाहिए था। हमें 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि हमें एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफाई करना है। अभी हम लोग कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, आगे जा करके हम लोग कुछ और पढ़ा सकते हैं या किसी और बिजनेस में हम लोग जाना चाहते हैं। तो हमें डाइवर्सिफाई करना है या हमें एक्सपांशन करना है। एक ब्रांच से दो ब्रांच, दो ब्रांच से 10 ब्रांचेस करनी है, तो हमें एक्सपांशन करना है। तो एक्सपांशन करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है डिफरेंट बिजनेसेस में घुसने के लिए। जैसे अभी हमारा कोचिंग का बिजनेस है, अभी कुछ और भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ना। इंश्योरेंस का हमने कुछ स्टार्ट कर दिया या कुछ और कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिए, तो इससे कहते हैं डाइवर्सिफाई करना। तो हमारा तो गोल क्लियर है कि भाई हमें एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए था, या पैसों की दिक्कत आ रही थी इसलिए हमें पैसा चाहिए था, या हमें एक्सपांशन करना है या नई ब्रांचेस ओपन करनी है ना। आपका क्या रीज़न है? आपने क्यों इन्वेस्ट किए? आपके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कैपिटल अप्रिसिएशन। आपने पैसा लगाया हमारी कंपनी में, बीजीटी में, क्योंकि आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिले ना। व्हाट इज कैपिटल अप्रिसिएशन? कि आपने एक शेयर अभी तो 10 रुपए का हमसे खरीदा, लेकिन यही शेयर आगे जा करके 15 रुपए का हो सकता है, 20 रुपए का हो सकता है, 100 रुपए का हो सकता है। जैसे जैसे कंपनी तरक्की करेगी, जैसे जैसे बीजीटी के बारे में लोगों को पता चलेगा, हर कोई इसके शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होगा और तब शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और तब आप लोग क्या करेंगे? महंगे रेट पे एग्जिट मारेंगे। आपने अभी तो 10 में खरीदा, फिर आप लोग दूसरे इन्वेस्टर को 15, 20, 25, 200, 500 कितने में भी बेच सकते हो उसको। तो एक आपको चाहिए कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि शेयर की वैल्यू बढ़े। दूसरा रीजन शेयर्स खरीदने का, बीजीटी एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म है। बीजीटी जब प्रॉफिट अर्न करती है ईयर के एंड में, तो उस प्रॉफिट में 5%, 10% अब आपका भी हिस्सा होगा, क्योंकि अब 10% शेयर्स आपके पास भी है, तो आपका भी 10% प्रॉफिट में हिस्सा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट में हिस्सेदारी। तो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, अगर हम लोग ने 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया तो 10% 1 लाख रुपए आपके होंगे फिर, है ना। तो समझ में आया आपको? तो आपने दो तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। एक, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आप किसी और को बेच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप शेयर्स नहीं बेच रहे हो, अपने पास ही रख रहे हो, तो हर साल जो बीजीटी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से आपका भी हिस्सा होगा। तो देखो,
फर्स्ट टाइम जब कंपनी ने शेयर्स आपको बेचे, बीजीटी ने जब शेयर्स आपको बेचे, तो वो तो प्राइमरी मार्केट हो गया, फर्स्ट टाइम मार्केट। अब आप उन शेयर्स को क्या करेंगे? अगर कभी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसे किसी और को सेल कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आप NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी रजिस्टर्ड, मतलब ये है ना स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहां पर कंपनी, एज अ कंपनी हमारा कोई रोल नहीं होगा। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। आपने सेल किया, किसी और इन्वेस्टर ने परचेस किया। तो सेकेंडरी का देखो नाम ही है सेकेंड हैंड तरीके का। फ्रेश फर्स्ट टाइम वाले शेयर्स नहीं है यहाँ पर, वो शेयर्स हैं जो ऑलरेडी किसी के पास होल्ड किए हुए हैं। आपके पास बीजीटी के शेयर्स है, आप बेचेंगे, कोई और परचेस करेगा, कोई और बेचेगा, कोई तीसरा खरीदेगा, कोई तीसरा बेचेगा, कोई चौथा खरीदेगा, ये चलता रहेगा। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है, सेकेंड हैंड होता है, मतलब कि जो एक बार इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए कंपनी के पास से, अब कंपनी का कोई रोल नहीं है बेटा, अब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर का रोल है। अब वो एक शेयर 10 का हमने आपको बेचा, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 12, 15, 16, 17 रुपए में बिक सकता है आपका शेयर, और अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपसे कोई अब शेयर खरीद ही नहीं रहा दूसरा कोई इन्वेस्टर, तो 7-8 में भी बिक सकता है। तो आपका लॉस भी हो सकता है, तो प्रॉफिट होने के चांस भी है। तो मेरी बात समझ में आई आपको? प्राइमरी मार्केट क्या है? फर्स्ट हैंड मार्केट जिसमें फ्रेश कंपनी आपको सेल कर रही है, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होगा कि आप लोग के पास शेयर्स आने के बाद आप कहाँ बेचेंगे, तो सेकेंड हैंड मार्केट हो जाता है, आपने किसी और इन्वेस्टर को बेचा। तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि अगर रिलायंस का शेयर मुझे अभी खरीदना है, सपोज करो कल ही खरीदना है, तो मेरे लिए टर्म क्या यूज होगा, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? ठीक है, मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। दूसरा, एक केस स्टडी देखो। जब जोमेटो का आईपीओ आया तो राहुल ने अप्लाई किया था कि भाई उसे 500 शेयर्स खरीदने हैं, उसे कंपनी में अप्लाई किया कि भाई उसे 500 शेयर्स खरीदने हैं जोमेटो के आईपीओ में। आईपीओ में आपको बता चुका हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जब जोमेटो ने शेयर्स इशू किए तो सभी लोग अप्लाई करते कि भाई मुझे भी शेयर्स खरीदने, मुझे भी शेयर्स खरीदने। तो राहुल हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स इन एन आईपीओ ऑफ जोमेटो, बट उसे एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। कंपनी ने बाकी सबको शेयर्स दिए, उन्होंने राहुल को शेयर्स नहीं दिए। अब राहुल को खरीदनी है, राहुल की जिद है कि नहीं मुझे तो खरीदनी है अब तो शेयर्स, मुझे कंपनी की तरफ से नहीं मिले तो भी मुझे तो खरीदना ही है। तो बेटा अब कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? अब राहुल कहाँ से खरीद सकते हैं, ये भी आप कमेंट में लिख करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। प्राइमरी मार्केट को हम लोग कहते हैं न्यू इशू मार्केट। यहां पर एंटरप्रेन्योर जो है वो फंड्स क्यों चाहते हैं? हो सकता है उन्हें कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है उन्हें एक्सपांशन करना हो सकता है उन्हें डाइवर्सिफाई करना हो। अगर कोई नई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे कहते हैं इनिशियल इशू, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है अगर वो दोबारा से शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसे हम लोग कहते हैं फर्दर इश्यूज। ठीक है, तो इनिशियल इशू के अंदर फर्स्ट टाइम अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो इशू के कितने तरीके होते हैं, न्यू इश्यूज के कितने तरीके, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन। तो टोटल 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन पब्लिक इशू, ये काफी संस्कारी टाइप इशू है, बहुत ही प्यारा सा। गोइंग पब्लिक, पब्लिक में जाओ और उनसे कह दो कि यार भैया देखो हमारी कंपनी है, हम शेयर्स दे रहे हैं, आप खरीद लीजिए। अब बेटा एक सा बोल थोड़ी सकता है, तो क्या होगा, आपको प्रॉस्पेक्टस छपवाना पड़ता है। एक इनविटेशन कार्ड की तरह होता है, एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है जिसमें आप लोग सब लिखा होता है ना। जैसे अभी बीजीटी का प्रॉस्पेक्टस आएगा तो उसमें सब लिखा होगा कि बीजीटी क्या है, किस तरह का बिजनेस करती है, कितना हमारा टर्नओवर है, कितने शेयर्स हम लोग इशू करना चाहते हैं, शेयर का एक प्राइस क्या है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होगा। ये ऐसा समझे जैसे कि वेडिंग का कार्ड है, वेडिंग के कार्ड में नहीं लिखा होता है कि भाई शादी कब है, कब कौन सी जगह पर है, कब आना है, डेट क्या है, सब कुछ। वैसे ही यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, एक जनरल इन्विटेशन है, पब्लिक को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आइए बीजीटी के शेयर्स लॉन्च होने वाले हैं, आप परचेस करिए। तो इसे हम लोग कहते हैं इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस। हम लोग क्या इशू करेंगे, प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस मैंने क्या बताया आपको, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी क्या लिख करके दे रही है कि भैया शेयर्स खरीदो, और कंपनी की सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है, और आपसे निवेदन है, आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन एक तरीका होता है फंड रेस करने का। जितने भी आईपीओस वगैरह आते हैं वो यही है कि वो लोग को प्रॉस्पेक्टस छपवाना पड़ता है।
अब प्रॉस्पेक्टस छपवाने के बाद क्या होता है बेटा, एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती है, लोगों तक पहुंचेगा कैसे, तो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर में देने पड़ते हैं, बड़े बड़े बोर्डिंग्स होर्डिंग्स में लगाना पड़ता है कि भाई बीजीटी कॉमर्स क्लासेस का ये आईपीओ आ रहा है, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसीजर भी है, प्लस एक्सपेंसिव है, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। प्रॉस्पेक्टस छपवाओ, एडवर्टीजमेंट्स करवाओ, ब्रोकर्स को अपॉइंट करो, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करो, बहुत एक्सपेंसिव है बेटा। अगर किसी कंपनी को इतना खर्चा नहीं करना या इतनी फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाना है कि यार कहाँ पब्लिक के बीच में पड़ते हैं, यार कहाँ पब्लिक पैसा देगी नहीं देगी, क्योंकि देखो 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। सभी का रूल है कि अगर 90% शेयर्स नहीं बिके तो सब कुछ कैंसिल कर देना आप लोग, है ना, तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम 90% शेयर्स भी नहीं बेच पाए हो आईपीओ के अंदर। मैंने बीजीटी कॉमर्स क्लासेस के शेयर इशू किए, लोगों ने परचेस नहीं किए, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से मुझे जिन्होंने भी पैसा दिया 40-60% जो पैसा आया वो भी रिटर्न करना पड़ेगा, और अब आईपीओ भूल जाओ। तो इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं अंडर राइटर। अब अंडर राइटर कौन होते हैं, जो गारंटी लेते हैं, जो गारंटी लेते हैं कि आपके शेयर्स हम बिकवा के देंगे, अगर नहीं बिकवा पाए तो हम परचेस कर लेंगे। क्योंकि देखो सेबी के रूल के हिसाब से मेरे 90% शेयर्स तो बिकने ही चाहिए। अगर मेरे 90% शेयर्स नहीं बिकेंगे तो मुझे पूरा अलॉटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे सबके पैसे रिटर्न कर देने पड़ेंगे, और शेयर्स वेयर्स भूल जाओ, कुछ भी नहीं, कोई 1 करोड़ मेरे पास आने नहीं वाले अब, तो मेरा एक्सपेंशन का क्या होगा। तो बेटा मैं अंडर राइटर अपॉइंट करूँगा, और ये अंडर राइटर गारंटी लेंगे कि वो मेरे 90% शेयर्स तो बिकवा के ही देंगे, अब उनका भी कमीशन होगा। तो यार बेटा बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, बहुत सारा लेंदी प्रोसीजर भी हो जाता है पब्लिक इशू के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, हमें कैपिटल तो मिल जाएगा। प्राइमरी एडवांटेज एंटरप्रेन्योर को क्या होता है गोइंग पब्लिक से, कि उन्हें कैपिटल मिल जाता है, उन्हें लोगों के पास से पैसा मिल जाता है। आज मुझे पैसा मिल जाएगा 50 करोड़ 100 करोड़ मुझे लोगों के पास से, पब्लिक के पास से मिल जाएगा, जो कि कभी रिटर्न भी नहीं करना। यस, ये पैसा पब्लिक से मैंने लिया और ये पैसा मैं कभी भी रिटर्न नहीं करने वाला हूं, कभी भी नहीं। तो बेटा आप लोग ने परचेस क्यों किए फिर शेयर्स, मैंने पहले ही बताया था, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आप किसी और को बेचेंगे, आप बीजीटी के पास वापस नहीं आएंगे कि हमें हमारा पैसा वापस दो। अगर आपको पैसे की कभी नीड आई तो आप लोग इन शेयर्स को किसी और को सेल कर सकते हैं, आप मेरे पास दोबारा नहीं आओगे पैसे मांगने, क्योंकि हम लोग देंगे ही नहीं। शेयर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि अगर बीजीटी ने आपको शेयर्स दिए तो वो शेयर्स आपके पास रख सकते हो, आप किसी और को बेच सकते हो, ये हम लोग बायबैक नहीं करेंगे। करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यूजुअल केस में हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही कोई इंटरेस्ट देना है, कोई लोन वगैरह तो लिया नहीं हमसे, हमने तो आपको ओनर बनाया है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी आपकी होगी, लेकिन कोई ऐसा जबरदस्ती तो नहीं है ना, इंटरेस्ट जैसा तो नहीं है ना। जैसे लोन लेते तो लोन पे क्या होता है, बैंक वाले इंटरेस्ट मांगते ही है, तो बैंक वालों को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है बेटा। आपको हमने शेयर्स दिए, आपको ओनर बना दिया है, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर बैठे रहना चुपचाप से, है ना। तो डिविडेंड भी देना है नहीं देना है वो भी कंपनी का क्या है, चॉइस है। तो ये पैसे से मैं क्या कर सकता हूं, मैं ग्रोथ कर सकता हूं, एक्सपांशन कर सकता हूं, मैं पुराना कोई लोन वगैरह लिया हो वो खत्म कर सकता हूं, जिससे मेरा इंटरेस्ट अब नेक्स्ट टाइम से इंटरेस्ट पे होना कम हो जाएगा। मैं मार्केटिंग में पैसा खर्च कर सकता हूं, मैं डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर सकता हूं, है ना। मैं एक्विजिशन कैपिटल, अगर मुझे किसी और कंपनी को एक्वायर करना है तो उसके लिए भी मेरे पास पैसा आ चुका है। और उसके अलावा ये सारे अदर बेनिफिट्स होते हैं, आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर पाते हो, आप किसी और कंपनी को टेक ओवर कर पाते हो, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है, पब्लिक में शेयर इशू करने से वैल्यूएशन बढ़ती है। फिर आपकी एक बेंचमार्क ट्रेडिंग प्राइस हो जाती है, भाई आपके एक शेयर्स मार्केट में क्या रेट रखते हैं वो मार्केट अपने आप तय करता है। कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, आपके पास कैपिटल ईजीली आ जाता है, एंड बाद में भी चाहिए होगा तो बाद में भी मिल सकता है। इंसेंटिव, स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टॉक इंसेंटिव, ये अट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉइज को। कई बार आप लोग शेयर्स एम्प्लॉइज को भी देते हो, तो उससे एम्प्लॉइज अट्रैक्ट होते हैं। एम्प्लॉइज को लगता है कि यार हमें शेयर्स मिल रहे कंपनी के, आज इन्फोसिस में आप लोग काम कर रहे हो, आपको इन्फोसिस के शेयर्स मिल रहे हैं, तो आपकी इन्फोसिस की प्रति वफादारी और बढ़ेगी, आप वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, प्लस उस कंपनी में आप अच्छे से मेहनत करके काम भी करेंगे, है ना। लेबर टर्नओवर रेशियो भी कम हो जाता है। रिड्यूस बिजनेस रिक्वायरमेंट, while an underwritten initial public offering requires significant earnings, the lack of earning does not keep a private company from going public.
अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो भी अगर वो चाहे तो अब शेयर्स इशू कर सकती है। जैसे जोमेटो की केस स्टडी सुनना आप कभी यहाँ पढ़ना, जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी फिर भी उसको अलाउ किया, सेबी ने अलाउ किया कि ठीक है भैया अगर आपको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है आप भी शेयर्स इशू करना चाहते हो कर सकते हो, प्रॉस्पेक्टस में लिख देना कि हम तो लॉस करते हैं। और सोचो लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर्स भी लोगों ने खरीदे, 59-60 रुपीज़ दे करके पर शेयर के लोगों ने एक शेयर खरीदा है जोमेटो का। लॉस मेकिंग कंपनी है फिर भी खरीद रहे हैं। सोचो क्यों खरीद रहे हैं, सोचना कि ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में भी लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेटा उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि अभी लॉस कर रही है, फ्यूचर में तो प्रॉफिट्स करेगी। तो फ्यूचर का देख करके, फ्यूचर का सोच करके लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं। फिर है लेस डाइल्यूशन, ओनरशिप कंट्रोल इतना डाइल्यूट नहीं होता है, क्योंकि आप जब आईपीओ इशू करते हो तो आपसे 5%, 10%, 15%, 40% जितने शेयर्स आप इशू करेंगे, बाकी के शेयर्स तो आप अपने पास ही रखते हैं। लिक्विडिटी, पब्लिक कंपनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी फॉर मैनेजमेंट। लिक्विडिटी का मतलब होता है शेयर को सेल कर सकता है। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर आपको भी पैसा चाहिए होगा तो लिक्विडिटी है, आप बेच सकते हो, ओपन मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके शेयर्स बिक जाएंगे, कोई और परचेस कर लेगा, है ना, हाईली लिक्विड होते हैं। और शेयर्स इशू करने से हमारी प्रेस्टीज बढ़ती है। अभी आपको पता चले कि बीजीटी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो आपको हमारी वैल्यू और भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, शेयर होल्डर के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि शेयर होल्डर को आपको जॉब देना पड़ता है, आपको सब बताना पड़ता है उनको, आपको डिविडेंड मेंटेन रखने पड़ते हैं, प्रॉफिट का ग्रोथ ट्रेंड रखना पड़ता है। बीजीटी को हर बार एक प्रेशर होगा कि उसको प्रॉफिट करके दिखाना है शेयर होल्डर्स को। तीसरा, मोर वल्नरेबल टू अनवेलकम टेक ओवर, हो सकता है पीडब्ल्यू वाले धीरे धीरे करके हमारे शेयर्स खरीद लें और कंपनी पूरी उनकी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नीड टू ऑब्जर्व एंड अथर स्ट्रिक्टली टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, काफी सारी गवर्नमेंट बॉडीज है, सेबी वगैरह, उन सबके रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कॉस्टिंग बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। कुछ कंट्रोल कंपनी का वो भी चला जाता है ना, कुछ परसेंटेज तो आपने दे ही दिया, तो उसमें शेयर्स के साथ साथ आपका कंट्रोल भी थोड़ा बहुत तो डाइल्यूट होता ही है। लॉस ऑफ प्राइवेसी, अब आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, अब मीडिया में आपको सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो ये सब फायदे और नुकसान की बातें थी किसकी, शेयर इशू करने की। नेक्स्ट, एक तो आपने सीख लिया अभी कि पब्लिक को अपन शेयर्स बेच सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर आता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब देखो क्या लिखा है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देते हो। पहला हक किसका होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, कि भाई अगर आपने फर्स्ट टाइम बीजीटी के शेयर्स खरीद रखे और सेकेंड टाइम अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं तो भैया पहले आप, क्योंकि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर है, आप ओनर्स ही हैं, तो अगर कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो सबसे पहले आपका हक होगा। आपको हम लोग पूछेंगे कि भैया आपको शेयर्स खरीदने के हमारे फिर से लॉन्च हो रहे हैं, अगर आप येस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आपको ही देंगे, अगर आप डिनाई करते हैं तो फिर हम लोग दूसरे शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला राइट, सबसे पहला हक किसका होगा शेयर्स पे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। और ऐसा ना रूल है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उसमें रूल्स है, तो रूल्स के हिसाब से मुझे पहले देना पड़ते हैं शेयर्स किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अच्छा कैसे देंगे, तो प्रो डेटा के हिसाब से देते हैं। मान लो जिनके पास 10 शेयर है उनको मैं बोलूंगा कि भाई तुमको 1 शेयर खरीदने की परमिशन है, 10 पे 1। तो अगर किसी के पास 100 शेयर है तो 10 शेयर न्यू परचेस कर सकता है हमारे पास से। ये प्रो डेटा बेसिस पे होता है, यानी कि रेशियो के हिसाब से होता है। किसी के पास 200 शेयर्स हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कि चलो भैया तुम लोग नए 20 शेयर्स खरीद सकते हो, तुम्हारा हक है, पहले तुम फिर दूसरे लोग, ठीक है। अभी जैसे स्कूल्स के अंदर भी होता है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है नर्सरी के अंदर, और अगर कोई भाई बहन नहीं है छोटे, फिर वो लोग जो सीट्स बचती है वो लोग क्या करते हैं, किसी और को देता है। तो वैसे ही पहला राइट, पहला हक किसका है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। इफ दे डिनाई तो फिर किसी और को देंगे, ठीक है। अगर वो चाहे किसी और का नाम तो किसी और का नाम भी वो लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये वही लुका छिपी किसी और को ही दे दो, लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को दे दो, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा खर्चा नहीं करना, ये सब पब्लिक के पास जाओ, प्रॉस्पेक्टस छपवाओ, एडवर्टीजमेंट करो, ब्रोकर अपॉइंट करो, इतना सारा लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को इतना सारा मगजमारी में नहीं पड़ना है, मेरे को पैसे भी मेरे सेव करने और फट से मेरे शेयर बिक जाने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे या कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग शेयर्स दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिखा है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी वाले, जीआईसी वाले हैं, कुछ फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनको हम लोग कहेंगे देखो बीजीटी शेयर्स बेचना चाहती है, आप पहले, आपको खरीदना है आप ले लो, है ना। तो इनसे ही पैसा हम लोग रेस कर लेंगे, क्योंकि देखो ये एलआईसी वाले, ये सब
यूनिट ट्रस्ट वाले, इनके पास बहुत पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये लोग कर सकते हैं। तो हमने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया। फिर है ऑफर टू एम्प्लॉइज। यहां आप एम्प्लॉइज को सस्ते रेट में शेयर के ऑप्शन देते हो, स्टॉक ऑप्शंस देते हो। जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का थोड़ी देर पहले ही, कि अगर इन्फोसिस कंपनी अपने शेयर्स अपने ही एम्प्लॉइज़ को देती है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी बढ़ती है, उनका टर्नओवर कम हो जाता है, वो लोग छोड़ छोड़ के नहीं जाते, है ना। वो लोग ज़्यादा खास ध्यान रखते हैं कि लॉस ना हो, अच्छे प्रॉफिट्स हो, है ना, खर्चे कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, तो आप किसी और को बेचना चाहते हैं शेयर्स, इससे अच्छा आप अपने एम्प्लॉइज़ को ही दे दीजिए, तो खर्चा भी कम होगा आपका, है ना। और सेकेंडरी मार्केट तो आपको पता चल ही चुका है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। एक बार आपने शेयर्स खरीद लिए, अब आपको बेचने हैं तो कहाँ बेचोगे? सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ऑलराइट, तो अब हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक इस यूनिट के अंदर बचे हैं, जो कि है एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर, एंजल फरिश्ता। देखो, जब कोई भी विश्वास नहीं करता ना आपके ऊपर, जब कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो एक एंजल बन के आपके जीवन में आता है, जो कि आपको उस टाइम पर हेल्प करता है, आपको स्टार्टअप करने के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। कौन होते हैं ये एंजल इन्वेस्टर? आखिर आते कहाँ से? हमें तो मिलते नहीं है ऐसे फरिश्ते, लोगों को कैसे मिल जाता है? तो बेटा, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, या तो फिर देखो क्या लिखा है, फूल्स। आपने किसी को बेवकूफ़ बना दिया, आपने उनको बॉटल में उतार दिया, भैया देख, आपने उनको सपने दिखाए, आपने आपने विजन दिखाया अपना, कि देखो हम लोग बीजीटी कॉमर्स क्लासेस को, आज हमारे पास 200 स्टूडेंट है, कल 2000 हो जाएंगे, कल 2 लाख हो जाएंगे, कल इतना बड़ा हमारा ब्रांड बन जाएगा, तुम्हारे 10 लाख रुपए, करोड़ों रुपए हो जाएंगे। और वो हमारी बात में आ गए और उन्होंने हमें पैसा दे दिया, तो वो हमारे लिए फरिश्ते हैं, हमारे लिए एंजल है। तो ये एंजल इन्वेस्टर नॉर्मली होता क्या है कि जो आपकी मदद कर दे इनिशियल स्टेजेस के अंदर। अब देखो, वो लोग भी मदद कर रहे हैं तो उनके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है मदद करने का? कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि कभी बाय चांस जैसा ये बोल रहे वैसा हो गया तो मेरे भी 10 लाख 10 करोड़ के बराबर हो जाएंगे। तो ये सोच करके वो आपको पैसा दे रहे हैं। या कई बार फैमिली मेम्बर होते हैं तो वो ऐसे भी दे देते हैं कि चलो भाई, फैमिली ये दे देते हैं, है ना, अपना ही बच्चा है समझ के, तू मेरा बच्चा है। तो एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जनरली करंट या तो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं जिनके पास पैसा। देखो, पैसे होने चाहिए यार लोगों के पास, ऐसा नहीं कि कोई भी जना एंजल इन्वेस्टर बन सकता है, पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि सर 10 लाख चाहिए, आप कितना दे सकते हो? वो क्या है कि यार मैं थोड़े बहुत दे सकता हूँ, बाकी की थोड़े बहुत जो कम पड़े वो तुम मैनेज कर लेना, और 6000 दे करके बोले बाकी के तुम मैनेज कर लो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो यार ऐसा लोग चाहिए जिसके पास 10-20 लाख रुपए पड़े और वो अपन को दे भी दे। 10-20 हज़ार नहीं, लाखों की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो एंजल इन्वेस्टर है वो कोई भी हो सकता है, कोई बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, कोई हाई नेटवर्थ जिनके पास बहुत पैसा है, HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास है ना खाली पैसे ही नहीं है बेटा, पैसे के साथ साथ उनके पास क्या है, नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है, फंड्स भी है, सब कुछ है। मतलब वो हमें इंडस्ट्री कनेक्शंस भी देंगे, वो उनकी नॉलेज भी शेयर करेंगे, वो हमें एक्सपर्टाइज चीज़ें भी गाइड करेंगे, तो सब चीज़ें अपन को मिल जाता है। अब देखो, सबसे ज़्यादा रिस्क तो देखा है तो वही उठा रहा है। कोई बैकग्राउंड तो है नहीं हमारा बिजनेस का, जस्ट एक आइडिया है हमारे पास, और उसके ऊपर वो लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। वो लोग हमें पैसा दे करके रिस्क ले रहे हैं। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर वो लोग अपना शेयर्स डाइल्यूट कर देंगे, वो लोग धीरे से निकल जाएंगे। उनको अगर हमने 10% दे दिया बीजीटी का, तो इन फ्यूचर वो 10% शेयर्स बेच देंगे। जब भी हम लोग IPO वगैरह लॉन्च करेंगे उस टाइम पे वो लोग एग्जिट हो जाएंगे। अब देखो, वो मुझे प्रोएक्टिव एडवाइस देंगे, गाइडेंस देंगे, वो मुझे इंडस्ट्री के कनेक्शन देंगे, एज अ मेंटर वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करेंगे मेरे अर्ली डेज में, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने में मेरी बहुत मदद करेंगे। और ऐसे लोगों से ही हम लोग बड़े बनते हैं, एंड फ्यूचर में जाकर के हम इन्हीं को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा सच है। चलो, फोर्थ है प्रोवाइडिंग वैल्यू क्रिएशन। वो हमें बहुत वैल्यू क्रिएट करवाते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और उन्हें एक हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना हमें प्रॉफिट मेकिंग करके दे रहे हैं, तभी तो उनका हाई रिटर्न मिलेगा उनको। They have a sharp inclination to keep abreast of current development in a particular business arena. उन्हें पता है कि पर्टिकुलर बिजनेस में क्या चलेगा, क्या वर्कआउट करेगा, क्या नहीं करेगा, और वो लोग नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर रहे हैं, उनके जैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंजल इन्वेस्टर, हमारे फरिश्ते। अब बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की। तो बेटा, वेंचर कैपिटलिस्ट तो यार प्रोफेशनल फर्म है,
वो तो कंपनी है, इनका तो बिजनेस ही है, इनका तो काम ही है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। ये लोग लोगों से पैसा लेते हैं और बोल के लेते हैं कि भाई हम लोग इसको स्टार्टअप्स में लगाएंगे। तो बेटा ये तो एकदम प्रोफेशनल कंपनी होती है, और ये जो भी प्रोफेशनल कंपनी होती है उनके पास एक नहीं, रोज के 100-200 आइडियाज़ आते होंगे, हमारे जैसे कितने लोग आते होंगे उनके पास, उसमें से किसी एक का आइडिया उनको पसंद आता है, उसमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो बेटा वीसी फर्म से बेटा ये प्राइवेट इक्विटी हमें प्रोवाइड तो करेगी अर्ली स्टेज के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस के साथ, बहुत कुछ छोटी छोटी माइनट डिटेल्स ये लोग देखेंगे, आइडिया में दम कितना है, हमें में दम कितना है, विजन कैसा है हमारा, क्या ये सच में पॉसिबल है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब कुछ देख करके ये लोग पैसा देंगे। ऐसे तो देने नहीं वाले बेटा ये लोग पैसा हमें, है ना। तो देखो यहां पर लिखा है द प्रपोजल इन्वॉल्विंग न्यू और सब्सटेंशियली न्यू और रिलेटिवली अनट्राइड टेक्नोलॉजी। कुछ नई टेक्नोलॉजी है, पुट फॉरवर्ड बाय प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्विंग हाई रिस्क फैक्टर्स में फेल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक। बेटा कुछ अनट्राइड टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक आई नहीं है, मतलब हमने मार्केट में अभी उसको कभी टेस्ट ही नहीं किया है। तो ऐसे अनटेस्टेड लोगों को पब्लिक से पैसा तो मिलने से रहा, अगर आपका कुछ नाम बन जाता है फिर पब्लिक आपको पैसा देगी। आज बीजीटी को लोग जानेंगे तो बीजीटी को लोग फंडिंग देंगे, लेकिन जब तक बीजीटी को कोई जानता नहीं है, जब तक हमारे तौर तरीके लोगों को नहीं पता, तो कौन सी पब्लिक हमें भरोसा करेगी। तो यहां पर रिजल्टिंग इन दैट डेथ, यानी कि डेथ यानी ओनर की डेथ नहीं, यहां पर वो बिजनेस आइडिया की डेथ हो जाती है। तो यहां पर मदद कौन करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट तो क्या है, वो लोग तो दूर का देखते हैं, वो लोग तो पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि यार ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यार पानी से गाड़ी चलाऊंगा। अब पानी से गाड़ी चलेगी तो सोचो कितना फ़ायदा होगा और कितनी सारी गाड़ियाँ बिकेगी, सबको सस्ती पड़ेगी, सब गाड़ियाँ यही खरीदने वाले हैं। तो वो लोग एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं कि यार ये बंदे में दम है क्या, इसको पैसा दे करके देखते हैं कि ये आइडिया सच में काम करता भी है कि नहीं करता है। तो वो लोग पहले ही देख लेते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट वहीं करते हैं जहाँ उनको ग्रोथ लगता है। अभी हमारा बिजनेस छोटे स्केल पर है या मीडियम स्केल पर है, बट ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो लोग तो पहले ही देख लेते हैं। द वेंचर कैपिटलिस्ट इज एन इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो लोग इक्विटी मांगेंगे, वो लोग 5%, 10%, 20% शेयर्स ले लेंगे हमारी कंपनी के, इक्विटी मांगेंगे, ऐसा नहीं कि लोन देंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। टू इनेबल द इन्वेस्टर टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है, हमें ना बहुत बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करनी है और हमारे ऑब्जेक्टिव वो लोग फुलफिल करके दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न में वो लोग क्या मांगते हैं? शेयर होल्डिंग मांगते हैं, और द इररिवोकेबल राइट टू एक्वायर, या तो फिर एक्वायर करने का कि भाई हम एक्वायर कर लेंगे आपकी कंपनी को इन फ्यूचर। इट इज मोर एक्यूरेट टू व्यू वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रॉडली एज अ प्रोफेशनली मैनेज पूल ऑफ इक्विटी कैपिटल। प्रोफेशनल है बेटा, बिल्कुल, इनके पास पूल ऑफ इक्विटी कैपिटल है, ये लोग पैसा ही इक्विटीज के लिए लगाते हैं। भाई छोटे छोटे स्टार्टअप्स को ये लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं, फंडिंग देते हैं, और जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो ये लोग एग्जिट कर देते हैं। जैसे गूगल को भी एक एंजल इन्वेस्टर ने पहले सपोर्ट किया था, फिर तब तो कॉलेज प्रोजेक्ट था, फिर धीरे धीरे करके उनको किसी वीसी ने सपोर्ट किया, और फिर बाद में जा करके उन्होंने पब्लिक से पैसा रेज किया था। तब तक तो गूगल को कोई जानता भी नहीं था, और सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई बनाता है तो यही लोग बनाते हैं, एंजल इन्वेस्टर और ये वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में, जब कंपनी एक छोटे से स्केल पर काम कर रही है। अभी तो जैसे हमने स्टार्ट ही किया यूट्यूब वीडियो बनाना और उन्हें पोटेंशियल दिख गया कि नहीं ये मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं, तो ये अभी इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि अभी इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? 10-20% शेयर्स बीजीटी का ले लेंगे सिर्फ 10-20 लाख रुपए में, और इन फ्यूचर अगर 100 करोड़ की कंपनी हो जाती है तो बेटा 10%, 10 करोड़ उनका है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक तो सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरल टैलेंट को फाइनेंस के थ्रू एंड बिजनेस स्किल्स टू एक्सप्लॉइट मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्टेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये लोग सपोर्ट करेंगे, हमें टैलेंट को सपोर्ट करते हैं फाइनेंस के थ्रू, और हमें स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, और फिर वो लोग लॉन्ग टर्म गेन्स चाहते हैं हमसे, और लेना भी चाहिए उनका। ये वेंचर कैपिटलिस्ट ओरिजिनेट हुआ था यूएस के अंदर। अमेरिकन फर्म्स हैव ट्रेडिशनली बीन द लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट इन वेंचर डील्स, है ना। अमेरिकन फर्म्स तो ये करती थी भाई, वेंचर कैपिटलिस्ट से ही पैसा लेती थी, फिर वो लोग जब बड़ी हो जाती थी तो वेंचर कैपिटलिस्ट निकल जाते थे। फीचर्स देखो क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, ये अर्ली स्टेज कंपनीज है में इन्वेस्ट करते हैं,
एक्सपांशन के लिए करते हैं, रिवाइटलाइजेशन के लिए करते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है वो एक्सपांड करना चाहता है तो उसको पैसा देंगे। जैसे ओला है, ओला ने एक सिटी में चालू किया, सक्सेसफुल रहा एक सिटी के अंदर, अब दूसरी सिटीज में फैलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो पैसा ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। फिर थर्ड है फाइनेंसिंग ऑफ लेवरेज बायआउट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवीजन ऑफ मेजर और प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज। ये लोग फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं अगर आपको किसी और कंपनी को परचेस करना है तो। वेंचर कैपिटलिस्ट के कुछ फीचर्स हैं। बेसिकली इक्विटी फाइनेंस करते हैं न्यू कंपनीज के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, छोटी या मीडियम स्केल के लिए। वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड कैपिटल, लेकिन वो लोग बिजनेस स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं। हाई रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर नहीं चला तो उनका पैसा डूबेगा। इट इज अ सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी का ही एक पार्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन हैव अ कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट, दिखाएंगे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनका इन्वेस्टमेंट करने के बाद। सच इंस्टीट्यूशन डिसइन्वेस्ट कर देते हैं अपनी होल्डिंग्स को बाद में, जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो फिर निकल जाते हैं लोग, फिर ये लोग किसी और कंपनी को पकड़ते हैं और स्टार्टअप को पकड़ते हैं, और जैसे ही वो बड़ा हुआ फिर ये निकल गए। ओला में इन्वेस्ट किया, ओला बड़ा हो गया, आईपीओ आ गया, फिर निकल लिए। पीडब्ल्यू में इन्वेस्ट किया, पीडब्ल्यू बड़ा हो गया, आईपीओ निकाल लिया, निकल गए ये लोग। ठीक है, अब वेंचर कैपिटलिस्ट किस तरह के फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो पहला होता है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के अंदर देखो क्या लिखा है, सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब होता है कि अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है कि पानी से ऐसा कोई गाड़ी बनाने का, मेरे पास एक रफ आइडिया, एक छोटा मोटा मॉडल मैंने बना के भी ट्राई किया है, लेकिन इसको थोड़े बड़े लेवल पे बनाना है मुझे, एक कार जितना। अभी तो मैंने वो छोटी सी गाड़ी जितना बना के देखा है, तो एक कार जितना मुझे बना के चेक करना है कि सच में ऐसा वर्क करता है कि नहीं करता है। तो ये सीड कैपिटल। तो यहाँ पर मुझे रिसर्च करने के लिए पैसा मिला है कि भाई ये लो, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लो और देखो कि सच में रिसर्च करो इसके ऊपर और इन्वेस्ट करो, हम दे रहे हैं पैसा, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, पैसा हम दे रहे हैं, और देखो कि सच में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। उसके बाद सेकेंड आता है स्टार्टअप फाइनेंस। यहाँ पर अगर आइडिया या प्रोडक्ट या प्रोसेस क्वालिफाई हो गया कि भाई मैंने एक ऐसा बेसिक लेआउट तो बना दिया जो कि सच में ऐसा वर्क कर रहा है कि पानी से वो चल रहा है, मतलब कार चल रही है, तो मुझे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलेगा, जिसे कहा जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। फर्स्ट स्टेज में मैंने 1 लाख रुपए लिए, फिर सेकेंड स्टेज में मैंने 10 लाख रुपए लिए, फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर मैंने 2 करोड़ रुपए लिए। ऐसा कर सकते हैं, हर एक स्टेज पे कुछ कुछ पैसा लेते जाओ, अपने आप को प्रूव करते जाओ, फिर पैसा उठाते जाओ, अपने आप को प्रूव करते जाओ। फिर मैंने एक सिटी के अंदर के लिए पैसे लिए कि भाई मुझे एक सिटी में ट्राई करके देखने दो, एक सिटी में सक्सेसफुल हुआ, फिर मल्टीपल सिटीज़ में एक्सपांड करने के लिए फिर से आप फाइनेंस लो, फिर से फाइनेंसिंग उठाओ। तो ये फिर स्टेज हो जाते हैं, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के बाद ये दूसरे स्टेज हो जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग वगैरह, है ना। फिर आता है आपका लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। अब लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग में क्या होता है, आप पैसा ले रहे हैं ताकि आप शेयर इशू करें और जितने भी लोग को एग्जिट होना है वो सब एग्जिट हो सकते हैं। बस लास्ट अब एक पैसा चाहिए। अब हमारे ब्रांड को इतना फेमस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑलरेडी पूरे मार्केट के अंदर हम लोग छा चुके हैं। अब जिनको भी पैसा अपना अपना निकालना है तो निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पब्लिक के पास से शेयर इशू करना पड़ेगा। तो जैसे अभी पीडब्ल्यू ने शेयर्स इशू किए, तो उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया और जिनको भी एग्जिट करना था, जो भी फर्स्ट टाइम जिन्होंने इन्वेस्ट किए तो उनको एग्जिट करना था, उनको मौका मिला एग्जिट करने का। तो ये लास्ट स्टेज, बस अब ये लास्ट पैसा दे दो, 5 करोड़ रुपए दे दो, शेयर इशू कर रहे हैं, है ना। तो ये लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग हो जाता है, जिसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है, प्री पब्लिक स्टेज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। मेन इसके अंदर लास्ट स्टेज है कि वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इंडिया के अंदर, ये कुछ नाम दे रखे हैं इन्होंने, और बाकी का जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पर कवर नहीं किए वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए कवर नहीं किया। आई होप आपको ये पूरा यूनिट समझ में आया हो, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग वहाँ से भी आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।